शासकीय राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया है, जिसमें आज के वक्ता हैं श्री हीरा सिंह, जिन्होंने अपने स्नातकोत्तर की पढ़ाई शासकीय राघवेंद्र राव महाविद्यालय से ही की है और वे बहुत ही मेधावी छात्र रहे हैं। उन्होंने नेट और सेट को क्वालिफाई किया और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित होकर वर्तमान में वे शासकीय महाविद्यालय प्रेमनगर डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर में पदस्थ हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज वे RS नॉमेनक्लेचर इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने वाले हैं। मैं श्री हीरा सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू मैम। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है RS नॉमेनक्लेचर ऑफ एलीन्स एंड बाइफेनिल। तो इसको हम एक पीपीटी के माध्यम से समझते हैं। तो टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलीन्स एंड बाइफेनिल। एलीन्स और बाइफेनिल की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होगी, उसकी RS नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसकी ज्योमेट्री कैसे देखी जाती है, ये लेक्चर का टॉपिक है। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री, लेक्चर में स्टीरियोकेमिस्ट्री है क्या? तो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिफर टू थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम। ये पूरी तरीके से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल है उसकी 3D अरेंजमेंट कैसे होती है। 3D अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री उसका डिफाइन करते हैं और इसी से दो अलग अलग प्रकार के स्टीरियो आइसोमर यदि प्रेजेंट हो तो स्टीरियो आइसोमर को पहचानने के लिए उसका नाम दिया गया है। तो RS नॉमेनक्लेचर बेसिकली नाम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि दो अगर अलग अलग एक ही प्रकार के दिखने वाले अलग अलग मॉलिक्यूल हैं तो उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं या उसका नाम क्या रखेंगे, उसके लिए RS नॉमेनक्लेचर किया जाता है। मैं इसको एक मॉडल से बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 मॉडल हैं। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ऐसा लगेगा कि ये जो दो मॉडल हैं ये दोनों एक ही प्रकार के हैं। जैसे सेंटर में कोई एक सेंटर एटम हम लोग ले लें और 4 ग्रुप हैं और ये जो सारे कलर दिखाई दे रहे हैं ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे अगर हम इस वाले को देखें तो इसमें भी सेम वही कलर दिखाई दे रहे हैं जो पहले वाले में थे। दोनों मॉडल को देखने पे ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों मॉडल एक ही हैं, एक ही प्रकार के हैं, क्योंकि सारे जो कलर इसमें वो एक ही हैं। लेकिन जब हम लोग इसको देखते हैं एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल करने की कोशिश करेंगे, जैसे अगर मैं इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल करूं कुछ इस टाइप का, तो इसमें से दो जो कलर हैं जो कि हम लोग एक ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपस में सुपर इम्पोजिबल सारे हो जाएंगे। जैसे ये व्हाइट के पास आ जाएगा, ये रेड के पास आ रहा है, ये येलो के पास और ये ग्रीन के पास। लेकिन जैसे ही हम लोग एक को चेंज करें, जैसे ये सेम इस पहले वाले मॉडल को सेम रखें, दूसरे वाले में अगर मैं इस ग्रुप को ट्रांसफर कर दूं तो ग्रीन को इस येलो के जगह पे जैसे हम लोग रिप्लेस करते हैं, अब भी ये देखने पे ऐसा लगेगा कि दोनों के दोनों सेम ही है। यहाँ पे ग्रुप कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे हम लोग इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल करने की कोशिश करते हैं तो अब ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। इसमें से व्हाइट के साथ तो मिक्स हो गया, रेड के साथ मिक्स हो गया, लेकिन ये जो ग्रीन है ये येलो के साथ के पास आ रहा है और ये जो ग्रीन है ये येलो के पास आ रहा है। तो इसी को हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं
कि ऐसे एलिमेंट या ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम सेम हो, उसकी मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम हो, लेकिन इसकी सीधी अरेंजमेंट अलग अलग होती है। यहाँ पे जो एटम है, जैसे इस ब्लैक को अगर हम लोग एक कायरल कार्बन से कंपेयर करें, तो इस कायरल कार्बन के चारों ओर जो अरेंजमेंट है इस मॉलिक्यूल की वो अलग अलग होगी। और यही हम लोग सीधी अरेंजमेंट में देखते हैं कि अगर ऐसे कंपाउंड हैं तो ये कंपाउंड सेम ना होकर के अलग कंपाउंड होंगे, और इसी का हम लोग आरएस नोमेनक्लेचर करते हैं। इसमें से एक मॉलिक्यूल का अगर रोटेशन क्लॉकवाइज, ये प्लेन पोलराइज को अगर यहाँ से कोई प्लेन पोलराइज लाइट पास किया जाए तो एक उसको लेफ्ट में घुमाएगा तो दूसरा उसको राइट में घुमाएगा। इस कारण से ये एलिमेंट देखने पे, या अगर हम लोग नॉर्मल एक पेपर पे इसको ड्रॉ करें तो दोनों का सेम अरेंजमेंट दिखेगा, लेकिन लाइट के प्रति इसकी जो बिहेवियर है वो अलग अलग होगी। यही एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। ये जो कंपाउंड होगा ये स्टीरियो आइसोमर कहलाता है। इसके कुछ कुछ रूल हैं, तो रूल्स को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर से आएंगे। अब इसके कुछ रूल हैं कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंपाउंड आर होगा, कौन सा एस होगा। तो पहले एक बार मैं रूल को डिस्कस कर लें। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है व्हाट इज कायरल कार्बन। स्टीरियो आइसोमर जितने भी होते हैं वो अपना स्टीरियो आइसोमर वो वही होंगे जिसमें एटलीस्ट एक कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। कायरल कार्बन का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल व्हिच आर असिमेट्रिक, that is the object possesses no geometrical element of symmetry such as plane, axis and center of symmetry। तो कैरल कंपाउंड बेसिकली वे सारे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे जिनमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, ना तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। और ये जो कंपाउंड होते हैं उसमें अगर एक मिरर लगाया जाए तो दूसरा जो कंपाउंड बनेगा वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, जिसके जो स्टीरियो आइसोमर होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। जब फिर से वापस आएंगे तो मैं उसको बताऊंगा कि कैसे होते हैं। सेकंड असाइनमेंट इसको करते हैं तो सबसे पहले कि कैसे हम लोग डिसाइड करें कि कौन सा कंपाउंड आर होगा, कौन सा एस होगा। तो उसके लिए सारे जो 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े होंगे उन सारे को असाइन किया जाता है। सेकंड में हम लोग उसको प्योरिटी लिस्ट में डिसाइड करते हैं कि किसको हम लोग फर्स्ट नंबर देंगे, किसको सेकंड, किसको थर्ड, किसको फोर्थ। तो जो हाईएस्ट प्योरिटी वाला होता है उसको हम लोग फर्स्ट नंबर देंगे, जो लोवेस्ट वाला होगा उसको फोर्थ नंबर देंगे। ये जो प्योरिटी लिस्ट हम लोग डिसाइड करते हैं वो रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। इनगोट प्रीलॉग रूल जो है उसके अनुसार हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट को कौन सा नंबर दिया जाता है। सारे मॉलिक्यूल को असाइन करने के बाद जो लोवेस्ट प्योरिटी वाला मॉलिक्यूल है उसको हम लोग से अवे रखते हैं, हम लोग जिस साइड से देख रहे हैं उससे दूर रखा जाता है। उसके बाद इसमें डिसाइड करेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमेथिन इसका एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं। अब इसका असाइन करने के बाद आरएस डिसाइड कैसे करेंगे कैरल सेंटर में, उसके लिए हम लोग पहले प्योरिटी डिसाइड कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट से फिर सेकंड जाते हैं, सेकंड से अगर थर्ड जा रहे हैं तो अगर ये जो हम लोग का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगा तो उसको आर कॉन्फ़िगरेशन देंगे, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसको एस कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है। तो इस प्रकार से कॉमन मेथड से हम लोग आर एस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर सकते हैं। अब इतना जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एल्कीन है तो पहले इसको समझते हैं कि कैसे किस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद ये कैसे हम लोग इसको प्योरिटी लिस्ट पे रखेंगे। तो जैसे कि मैं बताया था कि ऐसे कंपाउंड में हम लोग केवल आर एस स्टीरो देख सकते हैं जो कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। कायरल कार्बन का अगर हम लोग मतलब डेफिनेशन फिर समझना चाहें तो
तो ऐसे ऐसे कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो, या फिर सीधा बोलें तो उसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, अगर इसमें किसी में भी इन चारों में से किसी दो मॉलिक्यूल को हम लोग सेम कर दें तो उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगा और वो स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करेंगे। जैसे अगर इस व्हाइट को हम लोग हटा दिया जाए और इस व्हाइट के जगह पे हम लोग कोई रेड वाले को ही ऐड कर दें, जैसे इस व्हाइट को हम लोग हटा दिए, उसके जगह पे जैसे हम लोग रेड को यहाँ पे प्लेस करेंगे, अब इसमें प्लेन प्रेजेंट है। अगर हम लोग इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाएं तो एक साथ ऐसे अगर मैं एक प्लेन लगाऊं तो ये ग्रीन वाला, ये येलो वाला और ये जो ब्लैक वाला है, ये मॉलिक्यूल ऐसे कट जाएंगे और ये एक दो भाग दो दो पार्ट में डिवाइड होगा और दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो इसीलिए कायरल कार्बन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ऐसे कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी यदि अलग अलग दिखाई देगी तो कंपाउंड कायरल कंपाउंड होगा। और इस प्रकार के कायरल कंपाउंड के सामने अगर हम लोग कोई मिरर में अगर इस कायरल कंपाउंड को रखें तो मिरर में इसका एक इमेज बनेगा और वो जो इमेज होगा कुछ इसके समान बनेगा। जैसे अगर मैं बीच में ऐसे यहाँ पे एक मिरर रखता तो उस मिरर में इस फर्स्ट वाले मॉडल का इमेज बनता और वो फर्स्ट वाला इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब ये जो कंपाउंड बना हुआ है, इस कंपाउंड को हम लोग इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसको ये कुछ ऐसे, तो अगर हम लोग इन दोनों को आपस में सुपर इम्पोजिबल करने की कोशिश करेंगे ना तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टीरियो इसका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि ये जो कंपाउंड अगर इसमें से आर कॉन्फ़िगरेशन का होगा तो दूसरा इसमें एस कॉन्फ़िगरेशन का होगा। उसके लिए डिसाइड कैसे किया जाता है कि सबसे पहले हम लोग प्योरिटी लिस्ट डिसाइड करते हैं कि इसमें से ये जो चार ग्रुप इसमें पहले किसको देना है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये चार जो अलग अलग कलर के मॉडल दिखाई दे रहे हैं इसको पहले डिसाइड कर लें कि हम लोग इस रेड वाले को फर्स्ट नंबर दे देते हैं, इस व्हाइट वाले को सेकंड नंबर और ये जो येलो है इसको अगर थर्ड नंबर दिया जाए तो इसको पहले प्योरिटी डिसाइड कर लेंगे और ये ग्रीन वाला ये फोर्थ वाला है। जब भी इसमें आर एस को नॉमेनक्लेचर डिसाइड करना रहता है तो फोर्थ वाले को ऐसे रखा जाता है कि ये हम लोग से अवे फ्रॉम द व्यूअर हो जाए, जब ये हम लोग के दूर से दूर हो जाए। तो जब हम लोग इसको ऐसे देखेंगे तो हम लोग को केवल तीन ही आइटम दिखाई देगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इसकी रोटेशन आप हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट इसको प्रायोरिटी दिए हैं, उसको सेकंड, उसके बाद इसको थर्ड। तो अगर हम लोग ऐसे इस डायरेक्शन पर ऐसे मूव करें, तो अगर ये क्लॉकवाइज आएगा, इस डायरेक्शन पे अगर मूव करने पे क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसके लिए आर असाइन किया जाता है और यदि ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो इसके लिए एस एस असाइन किया जाएगा। जैसे अगर उधर से इसको हम लोग देखें तो ये वाला कुछ एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से ये वाला हम लोग का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एस होगा। और अगर मैं दूसरे वाले मॉडल की बात करें तो दूसरा वाला मॉडल कुछ ऐसे है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर ये रेड वाला, सेकंड हम लोग व्हाइट को दिए थे, थर्ड नंबर इस येलो को दिए थे। तो यहाँ पर भी जब हम लोग इसको रोटेट करने की कोशिश करें तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग आर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। जबकि ये वाला जो था वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा था कि जो रोटेशन था वो एंटी क्लॉकवाइज था, इसीलिए एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस प्रकार से हम लोग दो कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं या एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं उसमें आर एस नोमेनक्लेचर डिसाइड करते हैं। ये नॉर्मल मेथड है आर एस नोमेनक्लेचर डिसाइड करने का। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है एलिन्स। एलिन्स में कैसे आर एस नोमेनक्लेचर डिसाइड किया जाता है। ये कॉमन था कि हम लोग अगर कोई नॉर्मल कंपाउंड है, कायरल कार्बन है, तो उसमें कैसे आर एस नोमेनक्लेचर डिसाइड करते हैं। अब थोड़ा सा एलियंस के बारे में पहले पढ़ लें, फिर उसको मॉडल समझने की कोशिश करेंगे। तो अब थोड़ा सा देखते हैं एलियंस का। ये
मेन हम लोग का टॉपिक जो था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलियंस। पहले समझिए कि एलियंस क्या है। तो जब 3 या 3 से ज़्यादा जो एडजेसेंट कार्बन में आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, तो इस प्रकार की जो कंपाउंड है उसको क्यूमेलिन्स बोला जाता है। और अगर इसकी संख्या केवल 3 हो, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर में अगर हम लोग फोकस करें तो 3 जो कार्बन हैं वो आपस में डबल बॉन्ड द्वारा डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो अगर यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है तो इसको एलियंस बोलेंगे, और अगर यहाँ पे कार्बन की संख्या ज़्यादा होती तो इसको एक साथ, इस पूरे ग्रुप को एक साथ क्यूमेलिन्स बोला जाता है। ये जो क्यूमेलिन्स है, जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जो एल्कीन्स होते हैं जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर 3 कार्बन आपस में इस प्रकार से कनेक्टेड हों, 2 डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हों, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री काम नहीं करता, क्योंकि इसकी जो अरेंजमेंट होती है ना कुछ इस टाइप से। अगर हम इसको देखें तो ये जो ग्रुप होंगे वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट ना होकर के कुछ इस प्रकार से होंगे जैसे कि कायरल कार्बन में प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये जो कंपाउंड है ये भी स्टीरियो आइसोमर शो करते हैं, जबकि जो एल्कीन्स हैं उसमें हम लोग आरएस ना देख करके इजेड कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। लेकिन ये क्योंकि इसकी अरेंजमेंट इस प्रकार से होती है इसलिए हम लोग यहाँ पे आरएस नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छे से देखा जाए तो अगर हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे देखें तो सेंटर में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, जबकि उसके बाद जो टर्मिनल में कार्बन प्रेजेंट होंगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसके हाइब्रिडाइजेशन की वजह से अब हम लोग को एक चीज पता है कि जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड तभी पॉसिबल है बनना, तभी पॉसिबल है जब p और ऑर्बिटल एक ही प्लेन पे हों। अगर p ऑर्बिटल का प्लेन अलग अलग होगा तो बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है। और अगर यहाँ पे ये 3 जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड द्वारा कनेक्टेड हैं, उसका मतलब कि सारे जो p का जो p ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो शेप या उसकी डायरेक्ट उसकी एक्सिस जो होगा वो अलग अलग होगा सेंटर वाले की, तभी जाके वो टर्मिनल के साथ बॉन्ड बना सकता है। क्योंकि सेंटर वाले का p ऑर्बिटल का एक्सिस अलग अलग है, इसीलिए ये जो टर्मिनल में जो ग्रुप जुड़े होंगे उसकी अरेंजमेंट अलग हो जाएगी, वो एक प्लेन में प्रेजेंट ना रह करके एक कायरल कार्बन के समान दिखेंगे। और इसको हम लोग यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर 2 मॉलिक्यूल हैं, ये कंडीशन है स्टीरियो आइसोमर ऑफ एल्कीन्स का कि किस कंडीशन पे ये शो कर सकते हैं। तो अगर किसी भी टर्मिनल एंड पे 2 सेम ग्रुप प्रेजेंट हों तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहता है, वो कायरल कंपाउंड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर हम लोग के सामने है। एक कंपाउंड ये है जिसमें दोनों साइड के जो टर्मिनल कार्बन है उसमें जो ग्रुप जुड़े हैं वो अलग अलग हैं, एक ही, जबकि बी वाले कंपाउंड में एक साइड में जो टर्मिनल कार्बन है उसमें दोनों ओर क्लोरीन जुड़े हैं। तो क्लोरीन जुड़े होने की वजह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा और ये कंपाउंड कायरल कंपाउंड नहीं होगा। जबकि कंपाउंड ए जो है उसमें अलग अलग ग्रुप होने की वजह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट रहता है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने की वजह से कायरल, इस प्रकार के जो कायरल कंपाउंड हैं वो अपना स्टीरियो आइसोमर शो करते हैं। आगे हम लोग देखें तो इसको कैसे डिसाइड करते हैं। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कायरल कंपाउंड का निकालने के लिए हम लोग पहले कॉर्न इनगोल प्रीलोग रूल को फॉलो करते हैं, जैसे पहले नॉर्मल कायरल कंपाउंड के लिए किया जाता था। सेम उसी प्रकार का इसमें भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसको पहला नंबर, किसको सेकंड, किसको थर्ड, किसको फोर्थ दिया जाता है। उसके बाद इसकी रोटेशन देखते हैं। तो इससे पहले थोड़ा बाकी को समझते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी और किस किस कंडीशन पे यहाँ पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। तो थोड़ा सा पहले इसको समझते हैं। जैसे एल्कीन्स की बात करें तो सेंटर में 20, ये सेंटर वाले कार्बन, ये व्हाइट का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि सेंटर वाला कार्बन है,
और ये जो साइड साइड में जो सेकेंड वाला जो कार्बन है वो साइड साइड में प्रेजेंट है। यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे हम लोग देखिए कि इन दोनों के बीच में मतलब सेंटर वाले इसके साथ भी डबल बॉन्ड जुड़ा है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो डबल बॉन्ड कोई भी कंपाउंड तब बना सकता है या कोई भी एटम तब बना सकता है जब उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, एक ही जो p ऑर्बिटल हो एक ही एक्सिस पे प्रेजेंट हो। मतलब सेंटर वाला अगर p ऑर्बिटल इस टाइप से है और यहाँ वाला p ऑर्बिटल जो टर्मिनल में है वो भी उसकी भी एक्सिस या एलिमेंट इसी साइड में होगा, तब ये साइड वाइज ऐसे ओवरलैपिंग कर सकते हैं और साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। क्योंकि सेंटर वाला जो कंपाउंड है जी मैं यहाँ जो ऑर्बिटल होंगे वो एक ऑर्बिटल अगर p ऑर्बिटल इस एक्सिस में प्रेजेंट है तो दूसरा जो ऑर्बिटल होगा उसकी p ऑर्बिटल जो वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा उसकी एक्सिस अलग होगी। जैसे सेंटर वाले की बात करें तो सेंटर वाला अगर जो sp हाइब्रिडाइज्ड वाला जो कार्बन है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp थी, तो उसके बाद sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने के बाद उसके पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं और दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की एक्सिस अलग अलग होगी। अगर इस वाले को हम लोग x एक्सिस मान लें तो ये वाला y एक्सिस पे प्रेजेंट होगा। अब अगर यहाँ पे सेकेंड जो टर्मिनल में कार्बन प्रेजेंट है उसको इनके साथ बॉन्ड बनाना है, तो जो बॉन्ड होगा वो तभी बन पाएगा जब इसकी भी अरेंजमेंट अलग अलग होगी। जैसे कि अगर ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है तो इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसे होनी चाहिए। जैसे इसी को अगर मान लें कि ये एक ऑर्बिटल हुआ, ये एक ऑर्बिटल हुआ और दोनों आपस में बॉन्ड बनाना चाहें, पी बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहें, तो दोनों की एक्सिस समान होनी चाहिए। ये इस टाइप से ओवरलैपिंग करेंगे तभी जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और इसी प्रकार अगर हम लोग इस वाले की बात करें तो यहाँ का जो पी और अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होगा उसकी जो सिमेट्री होगी कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, तब जाके ये आपस में बॉन्ड बना पाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड बना हुआ है, एक इसके बीच में और एक इसके बीच में, इसी कारण यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा ना वो प्लेन में प्रेजेंट ना होकर के कुछ इस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी हम लोग जब डिसाइड करते हैं तो बॉन्ड एंगल हर एक मॉलिक्यूल जब इस वाले की बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो इसको जोड़ने के बाद ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला हो जाएगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 120 का बनना चाहिए। तो एक मिनट सॉरी। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बने ना वो हम लोग को पता है कि अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन इस वाले की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है तो ये जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 120 का होना चाहिए। और जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन पे बन रहा है, ये सीधा सीधा बन रहा है। अब दूसरा जो पाई बॉन्ड बनने हैं इसके साथ, तो ये ऑर्बिटल की एक्सिस पी और वैकेंट पी ऑर्बिटल की जो एक्सिस है वो कुछ इस डायरेक्शन पे होनी चाहिए, तब जाके ये इसके साथ बॉन्ड बना पाएगा। तो अगर ये इस डायरेक्शन पे बॉन्ड बना पा रहा है तो इसकी भी ज्योमेट्री कुछ ऐसे हो जाएगी। तो एलियंस की जब हम लोग देखते हैं ना तो दो पी ऑर्बिटल डबल बॉन्ड एक ही कार्बन के साथ जुड़े होने की वजह से उसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसे होती है। अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग में ग्रुप को रिप्लेस करूं तो अब ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड बना हुआ है कुछ इस टाइप से हम लोग को दिखेगा। अगर इसको हटा दिया जाए तो एलियंस की स्ट्रक्चर जब हम लोग देखेंगे ना तो कुछ ऐसे होगा।
अब अगर हम लोग इसमें एक प्लेन पास करें और बोलें चाहे कि प्लेन में सारे के सारे मॉलिक्यूल को हम लोग एक प्लेन के द्वारा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हम लोग इस टाइप से प्लेन लगा रहे हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन पे अगर हम लोग प्लेन लगाएं तो ये सारे मॉलिक्यूल हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इस साइड और इस साइड अगर ग्रुप अलग अलग हैं तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाता, इसीलिए कैरल कंपाउंड की तरफ बिहेव करने लगेगा। अगर हम लोग इस टाइप से, अगर ये प्लेन ना लगा करके हम लोग इस टाइप से प्लेन लगाना चाहें तो भी हम लोग दो इसको इक्वल भाग में डिवाइड नहीं कर पाते। अब ये उसी टाइप से लगभग स्ट्रक्चर बन जाता है जैसे कैरल कंपाउंड का बनता है। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये वाला अगर हम लोग एक प्लेन मान लें तो ये वाला हम लोग के अवे फ्रॉम द वीवर हो जाएगा, तो टुवर्ड्स द वीवर हो जाएगा, ये वाला अगर उधर से देख रहे हैं तो अवे फ्रॉम द वीवर हो जाएगा। इसीलिए ये कंपाउंड अब कायरल कंपाउंड की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसे हो गई है। अगर एक चीज और, जैसे हम वहां पे जब पेज हम लोग डीपीपी देख रहे थे, तो पीपीटी देख रहे तो उस समय हम लोग ये चीज बताए थे कि अगर एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे वहां पे टीपीपी में हम ये बताया था कि अगर एक ही कार्बन पे जो टर्मिनल कार्बन उसमें सेम ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो कंपाउंड कायरल कंपाउंड की तरह बिहेव नहीं कर सकता या उसका स्टीरियो आइसोमर नहीं निकाला जा सकता। जैसे अगर हम लोग एक ही कार्बन पे ये रेड वाला क्लोरीन है मान लीजिए, तो अगर क्लोरीन को हम लोग ऐड कर दें तो अब अगर हम लोग इसमें प्लेन लगाएं तो ये पॉसिबल है कि दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे ये कंपाउंड हुआ, अब हम लोग का जो प्लेन है कुछ ऐसे लगाएं तो ये हाफ में डिवाइड होगा, ये वाला ये वाला ये वाला, सारे जो मॉलिक्यूल है वो एक प्लेन में कर जाएगा। अब क्योंकि ऊपर भी क्लोरीन है नीचे भी क्लोरीन है तो सारे एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ से मिरर लगाया जाए तो यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा जो इस पूरे मॉलिक्यूल को दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगा, और ऐसे में ये कायरल कार्बन बिहेव नहीं कर सकता, ना ही हम लोग इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक को जैसे हम लोग रिप्लेस करें इसमें से बाकी दो ग्रुप सेम रहे, वो उसे चल वो कायरल कंपाउंड में बिहेव करेगा। जैसे इस टर्मिनल का एक कोई ग्रुप दूसरे टर्मिनल के किसी ग्रुप के साथ मैच कर सकता है, यहाँ पे जैसे व्हाइट यहाँ पर भी व्हाइट है तो ये होगा तो भी कंपाउंड कायरल कंपाउंड होगा, कायरल कंपाउंड में बिहेव करेगा, क्योंकि इसको भी हम लोग दो इक्वल भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, न तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। तो यही रीजन है कि जो हम लोग का एलियंस है, जितने भी एलियंस हैं वे एक स्टीरियो आइसोमर शो करेंगे, क्योंकि जैसे आज इसमें कोई प्लेन नहीं लगाया सकता, तो जैसे यहाँ पे कोई मिरर रखा जाएगा उस मिरर में इसका एक इमेज बनेगा और वो जो इमेज होगा वो इस पे सुपर इम्पोजिबल नहीं हो पाएगा। मतलब दो अगर इमेज रखा जाए तो ये वाला कंपाउंड और जो इमेज वाला कंपाउंड है वो एक दूसरे के आइसोमर होंगे, स्टीरियो आइसोमर होंगे। तो इस प्रकार से जो ये जो एलियंस हैं ये स्टीरियो आइसोमर शो करते हैं। इसमें भी कंडीशन ये है, जो सारे जो क्यूमेलिन्स होते हैं सारे क्यूमेलिन्स स्टीरियो आइसोमर शो नहीं कर सकते। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है इसकी संख्या हमेशा इवन नंबर पे होना चाहिए। अगर वो ओड नंबर पे है, जैसे अगर हम लोग इसमें से एक को रिप्लेस कर दें, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। डबल बॉन्ड के साथ अगर दो मॉलिक्यूल, मैं कुछ ऐसी इसको समझ लीजिए, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो ये जो कंपाउंड है इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हो जाएगा, और sp2 होने की वजह से ये कंपाउंड प्लेनर कंपाउंड रहता है। अब ये जो प्लेनर कंपाउंड है तो हम लोग इजीली इसको दो बराबर भागों में प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा करके दो इक्वल भागों में इसको काट सकते हैं, प्लेन लगाया जा सकता है। इसीलिए अगर कार्बन कार्बन जो होगा वो ऑड नंबर पे प्रेजेंट होगा, जैसे जैसे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो अगर डबल बॉन्ड की संख्या इस कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड की जो संख्या है वो ऑड नंबर में आएगा तो कंपाउंड कायरल कंपाउंड के समान बिहेव नहीं करेगा, ना ही हम लोग उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डबल बॉन्ड की संख्या जो कार्बन कार्बन कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, अगर डबल बॉन्ड की संख्या इवन नंबर पे आती है तो इवन नंबर होने की वजह से ये जो कंपाउंड होगा उसकी स्टीरियो अलग हो जाती है,
उसकी अरेंजमेंट अलग हो जाएगी। वहाँ पे फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री या जितने भी सिमेट्री ऑफ एलिमेंट है सारे एब्सेंट हो जाते हैं और हम लोग उसकी RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो अब ये कॉमन था कि कैसे निकाला जाए, ये डेटा क्यों है ये। अभी तक हम लोग ये समझे कि उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, दूसरा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये स्टीरियो आइसोमर शो करते हैं, तीसरा कंडीशन इसकी कि किस कंडीशन पे ये शो कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके रूल क्या हैं। जो एलियंस के स्टीरियो आइसोमर का को निकालने का जो रूल है वो नॉर्मल कायरल कार्बन से थोड़ी सी अलग है। तो क्योंकि इसमें ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे ये सेम ग्रुप हों, जैसे ये क्लोरीन है ये वाला भी क्लोरीन है, तो अगर हम लोग नॉर्मल कायरल कार्बन टाइप से इसकी नंबरिंग करते, प्योरिटी डिसाइड करते, तो 2 क्लोरीन होने की वजह से इसका सेम हो जाता। लेकिन इसीलिए इसके लिए थोड़ा सा अलग रूल है। तो पहले उस रूल को देख लेते हैं, फिर से इसको एक बार मॉडल से समझेंगे। तो अभी तक हम लोग ये स्ट्रक्चर को देख रहे थे कि स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो अब शायद तक ये ज़्यादा क्लियर समझ में आ सकता है कि एक्चुअल में जो एलियंस है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा। एक अगर सीधा जुड़ा होगा तो दूसरा एक हॉरिजॉन्टल होगा तो दूसरा वर्टिकल बॉन्ड होगा, इसीलिए जो एलियंस दिखाई देंगे वो अलग अलग टाइप से दिखाई देगा। उसी प्रकार हम लोग इस स्ट्रक्चर में भी उसी चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है कि ये जो डबल बॉन्ड है उसकी डबल बॉन्ड जो बन रहा है उसकी अरेंजमेंट अलग अलग है, एक वर्टिकल है दूसरा हॉरिजॉन्टल है। इसी कारण जो ग्रुप है ना वो अलग अलग होगा और अलग अलग टाइप से दिखाई देगा और ये कंपाउंड कायरल कंपाउंड होगा। तीसरा में कंडीशन जो बताया था कि अगर एक ही ग्रुप पे सेम, एक ही टर्मिनल कार्बन पे सेम ग्रुप होंगे तो सेम ग्रुप होने की वजह से कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से अकायरल हो जाएगा। जबकि ये जो कंपाउंड है उसमें टर्मिनल कार्बन पे सेम ग्रुप तो है, क्लोरीन क्लोरीन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, लेकिन वो एक ही कार्बन पे प्रेजेंट नहीं है, वो अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है, इसीलिए कंपाउंड कायरल कंपाउंड होगा। अब RS नोटेशन के लिए इसके लिए रूल क्या है, तो इसमें भी पहले प्योरिटी डिसाइड करते हैं कॉर्न प्री इंगोल्ड प्री रूल का अकॉर्डिंग, जैसे नॉर्मल कंपाउंड में करते हैं। तो एक कंपाउंड हम लोग लिए हैं ये, ठीक है, इसमें C कंपाउंड, इसको हम लोग मान के चल रहे हैं कि C कंपाउंड इसका नाम दिया गया है। तो ये यही कंपाउंड है, वही कंपाउंड है जो पहले हम एग्जाम्पल के रूप में देख रहे थे। तो जैसे इसमें देखिए एक साइड में क्लोरीन दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन कलर का है, दूसरे जो कंपाउंड है उसमें ब्रोमीन दिखाई दे रहा है जो कि रेड कलर का है, और एक ब्लू कलर में हम लोग यहाँ पे मेटल दिखाई दे रहा है और एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो ये कलर इसलिए क्योंकि जब फिर से हम लोग मॉडल में जब इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी कलर के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। अब ये जो कंपाउंड है इसको सबसे पहले कि हम लोग इसमें जब RS कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करें तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस एक्सिस से इस कंपाउंड को देखना है। तो सबसे पहले फिक्स करते हैं लुक एट थ्रू द कार्बन 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 जो डबल बॉन्ड है उसकी एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग ये मान के चले हैं कि हम लोग जो क्लोरीन और ब्रोमीन जिस एंगल पे जिस टर्मिनल कार्बन पे जुड़ा है उस साइड के एक्सिस से हम लोग इस कंपाउंड को देखेंगे। उसके बाद सेकंड में हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं, जो हम लोग को दिखाई दे रहा है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप से, जिसमें फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसको हम लोग इस सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो ग्रुप होगा जो सामने दिखाई देगा उसको इस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो सर्कल दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में जो फर्स्ट वाला जो कार्बन है, जो sp2 हाइब्रिडाइज वाला पहला कार्बन होगा जिस साइड से हम लोग देख रहे हैं उस साइड से उस एक्सिस से, तो उसको हम लोग इस सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो ग्रुप होगा उसको इस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो सेकंड वाला है, मतलब ये जो एक्सिस हम लोग देखने के बाद जो पीछे साइड के जो जिस एक्सिस से देख रहे हैं उसके अपोजिट साइड में जो कार्बन होगा उस कार्बन में जो ग्रुप होंगे उसको इस टाइप से एक लाइन के द्वारा, एक टेढ़े लाइन के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इस प्रकार से हम लोग
एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना, इस कंपाउंड को ग्रुप के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। थर्ड में फिर उसके बाद इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखें तो जब हम लोग कार्बन और क्लोरीन और ब्रोमीन वाले एक्सिस साइड से जब हम लोग इस कंपाउंड को देखेंगे तो हम लोग को कुछ ये कंपाउंड ऐसे दिखाई देगा कि क्लोरीन ऊपर साइड में, ब्रोमीन नीचे साइड में दिखाई देगा, और दो जो ग्रुप होंगे वो कुछ इस साइड दिखाई देगा, एक साइड में मैथिल ग्रुप और दूसरे साइड में हाइड्रोजन ग्रुप। अब आगे हम लोग बात करें तो अब इसमें नोटेशन करना है। प्योरिटी जो रूल था इनवॉल्व प्रीलोग वाली जो रूल थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे नोट डिसाइड करते हैं कि किस वाले ग्रुप को पहला नंबर दिया जाता है, किस वाले को सेकंड नंबर देंगे। इसके लिए कंडीशन ये है कि जो जिस एक्सिस से हम लोग उसको देख रहे हैं उस एक्सिस में आने वाला जो ग्रुप होगा उसको पहले डिसाइड करते हैं। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि एटॉमिक नंबर उसका कम है ज्यादा है, उससे मैटर नहीं करता। जिस एक्सिस से हम लोग देख रहे हैं ना उस एक्सिस पे जो ग्रुप आएंगे उसी को हम लोग फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद जो सेकंड वाला जो ग्रुप होगा, सेकंड वाला टर्मिनल कार्बन जो है उसके साथ जो ग्रुप होगा उसको हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट देंगे। उसके बाद ये प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड करने के बाद हम लोग इसको फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड जाएंगे। अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज आया तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया जाता है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आया तो उसको एस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर हम इतना न करके शॉर्ट में करना चाहें तो सिंपल से हम लोग सेकंड से थर्ड में जा सकते हैं। सीधा सेकंड से थर्ड में जाने पर अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज आया तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आया तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस प्रकार से ये जो है ये इसको असाइन किया गया है कि 1 2 3 अगर हम लोग इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज गया तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसमें सीधा से हम लोग 2 से 3 में भी ऐसे जाके मूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रुप दिया हुआ है कि जो नीचे वाले में ऊपर से स्ट्रक्चर इसकी अलग है। हम लोग इसमें ब्रोमीन और क्लोरीन को पीछे वाले कार्बन पे मान के चले हैं। देखिए ये सामने वाला जो कार्बन होगा वो अलग होगा, पीछे वाला कार्बन वो अलग होगा। तो अगर हम लोग उसको उल्टा कर देना तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। अगर हम लोग जिस एक्सिस देख रहे हैं उस एक्सिस से ना देख के दूसरे एक्सिस पे देखें तो उसमें भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है तो आर ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। बस जो रोटेशन है वो थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा। बाकी आरएस नोट इसमें हम लोग ये चीज दिखा रहे हैं कि अगर हम लोग उसकी एक्सिस को चेंज करें कि हम लोग जिस एक्सिस से देख रहे, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन के साइड से देख रहे थे तो वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था उसी को अगर हम लोग हाइड्रोजन और मैथिल के साइड से देखें तो भी वो सेम आता है या नहीं। उसके लिए ये वाला स्लाइड है कि अगर हम लोग एक्सिस चेंज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस कंपाउंड की स्टीरियो चेंज हो जाएगी। अगर वो कंपाउंड क्लोरीन ब्रोमीन साइड से देखने पर अगर वो आर कॉन्फ़िगरेशन दिखाई का है तो मैथिल और हाइड्रोजन साइड से भी देखने पर वो आर कॉन्फ़िगरेशन ही होगा। ठीक है, तो ये उसका एक प्रूफ था। बाकी ये उसका रोटेशन था, इसको अभी देखेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं मॉडल से कि ये सारे को हम लोग कैसे एक नॉर्मल वे पे समझ सकते हैं। तो अभी जो हम लोग देख रहे थे हम लोग ये मान के चले हैं कि ये वाला जो ग्रीन वाला है क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ब्लू वाली मैथिल है, और ये जो व्हाइट वाली है ये हाइड्रोजन है। अब हम लोग का जो एक्सिस है ये जो अरेंजमेंट होगा ना कुछ इसी डायरेक्शन पे होगा। ये वाला अगर इस टाइप से है तो ये वाला आगे और पीछे में, ये प्लेन में प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब प्लेन से है कि अगर हम लोग ऐसे इसको अगर मैं पकड़ूं तो ये मेरा एक प्लेन हुआ, जो हाथ मेरा आ रहा है ये प्लेन में होगा, और इस प्लेन से अपोजिट एक साइड में, जिस आप लोग के साइड में भी दिखाई दे रहा होगा कि ये रेड वाला है, जबकि इस प्लेन से पीछे साइड में ये इस साइड में ग्रीन वाला है और इस साइड में ये रेड वाला दिखाई दे रहा है। तो अब जब इसमें आर एस नॉमिनेशन डिसाइड किया जाता है तो सबसे पहले एक्सिस डिसाइड करते हैं कि किस एक्सिस से देखना है। हम लोग को इस मैथिल हाइड्रोजन वाले एक्सिस साइड से हम लोग को देखना है या फिर ब्रोमीन या क्लोरीन के साइड से देखना है, पहले इसको डिसाइड कर लिया जाता है।
इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी डायरेक्शन से देखें, लेकिन अभी उसके अकॉर्डिंग हम लोग मान के चलते हैं, हम लोग के मॉडल, हम लोग के स्लाइड के अनुसार कि हम लोग इसको इस डायरेक्शन पे देख रहे हैं। इस डायरेक्शन पे देखने पर ये क्लोरीन ग्रुप हम लोग को ऊपर दिखाई देगा, ये वाला ब्रोमीन है नीचे दिखाई दे रहा है, और बाकी जो ये पीछे वाला जो टर्मिनल है ये एक प्लेन में दिखाई देंगे कुछ इस टाइप से। तो सबसे पहले ये वाला जो ऊपर ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, हम लोग इसको ऐसे मान के चलते हैं कि क्योंकि जब हम लोग सामने से इसको देखेंगे, जब एग्जैक्ट सामने से देखा जाए तो ये कार्बन केवल दिखाई देगा, बाकी की जो 3 कार्बन है स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए इस वाले को जब हम लोग पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो जो सेंटर वाला कार्बन है उसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो ऊपर और नीचे एक ऐसे लाइन खींच देंगे, और ऊपर में इस साइड में क्लोरीन लिख लेंगे, इस साइड में ब्रोमीन लिख लेंगे, और ये हो जाएगा पूरा जो कार्बन है वो सेंटर में लिखने के बाद अब ये वाला हाइड्रोजन जो इस साइड है और ये वाला मैथिल ये भी हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। तो सेंटर में इसको लिखने के बाद सारे को एक साथ लिख लिया जाता है कि एक सर्कल हो जाएगा, उसके ऊपर साइड में हम लोग को क्लोरीन दिखाई देगा, नीचे साइड में ब्रोमीन दिखाई देगा, इस साइड में मैथिल दिखाई देगा, इस साइड में हाइड्रोजन दिखाई देगा। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो एक कायरल कंपाउंड के समान, जैसे हम लोग कॉमन नोमेनक्लेचर करते थे उसके समान ये दिखाई दे रहा है जब इसको हम लोग ऐसे देखेंगे। तो ये सारे कुछ 4 ग्रुप में दिखाई देंगे कि इस साइड में, ऊपर साइड में ये, नीचे ये, लेफ्ट साइड में ये, राइट साइड में ये। अब इसको इसमें प्योरिटी डिसाइड कैसे करेंगे? तो प्योरिटी डिसाइड करने का रूल ये है कि सबसे पहले जो जिस एक्सिस से हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग इस एक्सिस से देख रहे हैं, तो ये जो ऊपर और नीचे वाला जो है ना, इसमें फर्स्ट और सेकंड प्योरिटी हमेशा इसको दिया जाता है। तो जैसे इसको मैं बोला कि ये वाला क्लोरीन है और ये जो नीचे रेड वाली है ये ब्रोमीन है, तो एटॉमिक नंबर सबसे पहले उसमें प्योरिटी लिस्ट देखेंगे तो एटॉमिक नंबर को देखा जाता है कि एटॉमिक नंबर जिसकी ज्यादा होती है उसको पहला नंबर दिया जाता है। तो ब्रोमीन की एटॉमिक नंबर ज्यादा होगी इसलिए इसको फर्स्ट देंगे और इस वाले को सेकंड देंगे। उसके बाद इधर आएंगे, ठीक है, ये जैसे लाइन हुआ। अब थर्ड नंबर वाला क्योंकि यहाँ पे मैथिल है, इस साइड में हाइड्रोजन है, तो मैथिल में जो कार्बन है, कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है इस कार्बन से, इसीलिए उसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगी, तो इसको फिर थर्ड नंबर देंगे, फिर इस वाले को फोर्थ नंबर देंगे। तो अब हम लोग का जो कंपाउंड बना है, तो ये वाला फर्स्ट हो गया है, ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड, ठीक है, और ये वाला हम लोग का फोर्थ है। फोर्थ से यहाँ पे मतलब नहीं है, हम लोग को बस 3 चीज को देखना है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग ब्रोमीन से इस क्लोरीन में जाएंगे, क्लोरीन से फिर इस ब्लू वाले में आएंगे, कुछ ऐसे रोटेशन होगा। देखिए फर्स्ट वाला ये हुआ, फर्स्ट से हम लोग ऊपर गए, ऊपर से फिर इस साइड आएंगे क्योंकि थर्ड वाला हम लोग का इस यहाँ पे मैथिल है। तो ये जो रोटेशन होगा ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसीलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी एस। अगर ये जो रोटेशन होता, जैसे अगर मैं इस वाले को चेंज कर दूं, पीछे वाले को ऐसे रोटेट कर दूं, तो अब ये कंपाउंड कुछ हम लोग को ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर भी जब अगर हम इसको चेंज करने के बाद यहाँ पे जो प्योरिटी डिसाइड करेंगे तो ब्रोमीन फर्स्ट होगा, क्लोरीन सेकंड होगा और मैथिल ग्रुप थर्ड होगा। तो ये पहले से फिर हम लोग सेकंड जाएंगे, सेकंड से फिर थर्ड आएंगे। तो ये जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज आ रहा है, इसीलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर होगी। तो इस प्रकार से डिसाइड किया जाता है कि जो एलियंस हैं उसकी एक्चुअल में स्टीरियो क्या होगी, आर होगा या फिर एस होगा। उसके बाद जो मैं बताया था वहां पे जो स्लाइड में हम लोग जो पढ़े थे कि इससे ना एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब एलियंस की अगर हम लोग को आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग को ब्रोमीन और क्लोरीन वाले टर्मिनल वाले कार्बन से ही देखना है, हम लोग इसको उल्टा भी देख सकते हैं और उल्टा से भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी जस्ट हम लोग इसको देखे थे कि इस एक्सिस पे देखने पर ये फर्स्ट आ रहा था, ये सेकंड आ रहा था और ये थर्ड आ रहा था। तो जब इसको हम लोग ऐसे रोटेट किए तो ये जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर हुआ। अब आप अगर हम लोग चाहें तो इसको इस एक्सिस से भी देख सकते हैं। अगर हम लोग का एक्सिस ये हुआ कि हम लोग किस एक्सिस से देख रहे हैं, ठीक है, मैं बस इसको चेंज किया हूँ, ठीक है, ये पहले ऐसे था, मैं एक्सिस को चेंज किया हूँ। तो एक्सिस हम लोग एक्सिस चेंज करने का मतलब है कि हम लोग जिस एक्सिस से देख रहे थे ना वो देखने का हम लोग का तरीका चेंज हुआ है। तो इससे ना आर एस कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे ये जो इस साइड से देख रहे थे तो ये कंपाउंड आर आ रहा था, तो इधर से देखने पर भी ये कंपाउंड आर ही आएगा। तो अब इसको देख लेते हैं कि ये किस टाइप से होगा। तो जैसे अगर हम लोग
इसको इसको इस एंगल से देखें तो ये फर्स्ट वाला कार्बन दिखाई देगा, फिर ये जो दो ग्रुप है ऊपर में मैथिल, नीचे नीचे साइड में हाइड्रोजन, और इस साइड में हम लोग को क्लोरीन दिखाई देगा, इस साइड में ब्रोमीन दिखाई देगा। तो अब इसको इसी टाइप से हम लोग अरेंज कर लिए हैं। अरेंज करने के बाद अब हम लोग प्योरिटी लिस्ट डिसाइड करते हैं। यहाँ पर मैं पहले बताया था कि जब हम लोग प्योरिटी डिसाइड करते हैं ना, तो इस साइड क्लोरीन ब्रोमीन तो है, लेकिन वो इस साइड में हम लोग जब जिस एक्सिस से देख रहे हैं ना उसके अपोजिट वाले एक्सिस पे प्रेजेंट है, इसीलिए फर्स्ट सेकंड जो असाइन किया जाता है प्योरिटी लिस्ट वो इसी पे डिसाइड करते हैं। पीछे साइड में क्या है, कौन सा ग्रुप है, उसके एटॉमिक नंबर क्या है, उससे मतलब नहीं है, पहले इसी को डिसाइड करते हैं। तो ऊपर में मैथिल ग्रुप का कार्बन है, नीचे में हाइड्रोजन है, इसलिए फर्स्ट नंबर ये ब्लू वाला जाएगा, मैथिल वाला जाएगा, मैथिल वाले को देंगे, और सेकंड नंबर हम लोग हाइड्रोजन को देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब इसके बाद पीछे साइड जाएंगे तो पीछे साइड दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप होगा हम लोग का, तो पीछे पीछे साइड हम लोग जाएं तो ये वाला जो ग्रुप होगा कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, तो अब देखिए जब इसमें हम लोग आर एस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालना चाहेंगे, तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय क्या क्या चीज को ध्यान देंगे कि ये वाला फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट से हम लोग सेकंड में गए, ठीक है, सेकंड से हम लोग थर्ड में जा रहे हैं, तो थर्ड हम लोग का किस साइड में, इस साइड में, तो इसकी जो रोटेशन होगी ना 1 2 फिर 3। ठीक है, सॉरी ये घूम गया। तो देखिए ये फर्स्ट हुआ, फिर ये सेकंड हुआ, फिर ये थर्ड हुआ, तो इसकी जो अरेंजमेंट होगी ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये जो अरेंजमेंट हो रही है देखिए सारे सारे क्लॉकवाइज में जा रहे हैं ना, ये फर्स्ट के फिर सेकंड, तो ये फर्स्ट फिर ये सेकंड फिर ये थर्ड, तो ये जो रोटेशन है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, तो इसकी भी जीरो क्या हो जाएगी, आर। तो बस डिसाइड करते समय ये एक्सिस देखते हैं, एक्सिस देखने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे है, और हमेशा जो नंबरिंग किया जाता है ना, जो सामने दिख रहा है उसको पहला नंबर, फर्स्ट सेकंड, और पीछे वाला जो उसको थर्ड फोर्थ दिया जाता है। तो ऐसे देने पर ये फर्स्ट सेकंड फिर ये थर्ड आएगा, तो ऐसे जो रोटेशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, आर। तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि किस एक्सिस से देखा जा रहा है, अगर वो आर है तो आर होगा, एस है तो एस होगा। इस प्रकार जितने भी एलियंस हैं जो स्टीरियो आइसोमर शो कर सकते हैं उसकी आरएस नोमेनक्लेचर निकाला जा सकता है। इसके बाद एलियंस का खत्म, उसके बाद हम लोग बाइफेनिल जो कंपाउंड है, बाइफेनिल में भी आरएस नोमेनक्लेचर निकाला जाता है, हालांकि उसमें फ्री रोटेशन होता है। अभी तक हम लोग ये देखे थे कि डबल बॉन्ड के साथ अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो जनरली वो आरएस नोमेनक्लेचर शो नहीं करना चाहिए, लेकिन फेनिल बाइफेनिल अगर कोई बड़ा ग्रुप बाइफेनिल के साथ जुड़ा है तो वो आरएस नोमेनक्लेचर वो भी शो कर सकता है, क्योंकि उसकी भी जब हम लोग कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो जाता है, वो भी एक कायरल कंपाउंड के समान दिखाई देगा। तो जैसे कि एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, तो ये है बाइफेनिल कंपाउंड। बाइफेनिल कंपाउंड को अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखें, आरएस नोटेशन ऑफ बाइफेनिल कंपाउंड की बात करें, तो यहाँ पे दो जो बेंजीन रिंग हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं बाइफेनिल। बाइफेनिल जो कंपाउंड होगा उसमें बेंजीन रिंग की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। उसके वजह से ये जो अगर बाइफेनिल के ऑर्थो पोजिशन पे, दोनों ऑर्थो पोजिशन पे कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, तो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से उसमें रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, और अगर किसी भी कंपाउंड में जितना ज्यादा रिपल्सन होगा तो रिपल्सन की वजह से वो कंपाउंड स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, रिपल्सन जितने ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी, और किसी भी कंपाउंड की एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी होती है। तो इसीलिए बाइफेनिल कंपाउंड, जैसे इस कंपाउंड में देखा जाए तो एक नाइट्रो ग्रुप है, दूसरा एसिड ग्रुप है। नाइट्रो और एसिड ग्रुप होने की वजह से ये दोनों बल्कि ग्रुप होने की वजह से इसमें जुड़े जो एटम होंगे वो एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे और इसमें रिपल्सन होगा।
रिपल्सन की वजह से ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं हो पाएगा, और प्लेनर नहीं होने की वजह से ये जो कंपाउंड है वो कंपाउंड स्टीरियोआइसोमर शो करने लगेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें इसको एक प्लेन में दिखाया गया है। ये सारे एक प्लेनर टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन में प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। रिपल्सन को ये दूर करने के लिए ये जो कंपाउंड है कुछ इस टाइप का जो सेकंड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो अपने अरेंजमेंट को ही चेंज कर देता है, और अरेंजमेंट को चेंज करने की वजह से ये जो कंपाउंड है ये भी अब एक स्टीरियो सेंटर की तरह बिहेव करेगा, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो इसमें भी नोटेशन करते समय जो डैश वाला है, जैसे ऊपर साइज में वेज में ऐसे दिया हुआ है, तो जो वेज वाला है ना, जो हम लोग अगर इस कंपाउंड को देखें तो जो कंपाउंड हम लोग के सामने दिखाई देगा उसको हम लोग ऊपर और नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये जो डार्क दिखाई दे रहा है ये वाले जो हिस्सा है, इसमें जो डार्क लाइन दिखाई दे रहा है ये डार्क लाइन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला प्लेन से हम लोग जिस एक्सिस पे देख रहे हैं उस एक्सिस पे होगा ये जो एसिड ग्रुप है, जबकि ये जो नाइट्रो वाला ग्रुप है ऊपर वाले फेनिल में वो हम लोग से पीछे डायरेक्शन पे होगा, और नीचे वाला जो फेनिल में ग्रुप होगा वो सारे के सारे एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार ये भी एक स्टीरियो सेंटर टाइप से जनरेट हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार से जनरेट इसको रख लिया जाता है, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको ऐसे बना लेंगे, और जिसमें जो नीचे दिखाई दे रहा है जैसे ये वेज वाला जो है वो उसको जो हम लोग के साइड दिखाई देगा वेज में उसको नीचे, और जो डैश में दिखाई देगा उसको ऊपर साइड में रखा जाता है। जैसे ये जो डार्क लाइन है एसिड वाला वो हम लोग के साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, अवे फ्रॉम द वीवर है, और सॉरी टुवार्ड्स द वीवर है, और जो नाइट्रो वाला ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द वीवर है। तो जो टुवार्ड्स द वीवर रहेगा, जिस एक्सिस में हम लोग देख रहे हैं उस साइड वाला कोई ग्रुप है तो उसको नीचे डिनोट किया जाता है, और अवे फ्रॉम द वीवर जो नाइट्रो वाला है उसको ऊपर डिनोट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो सी और डी है उसको अपनी जगह पे ही रखा जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे कि सी जिस जिस साइड में है उसको सी, और डी जो है उसको उसी साइड में डी रखेंगे। उसके बाद जो हम लोग का लिस्ट है, जो रूल है प्योरिटी डिसाइड करने का, उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबरिंग डिसाइड किया जाता है कि कौन सा पहला नंबर होगा, कौन सा दूसरा नंबर होगा, कौन सा थर्ड, कौन सा फोर्थ। तो उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन सा नंबर किसको देना है। जैसे में इसी में समझ लेते हैं कि इसमें जो फर्स्ट में जो ड्रॉ किया गया है उसमें नीचे साइड में कार्बन है, ऊपर साइड में नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर ज्यादा होगी इसीलिए इसको NO2 ग्रुप को पहला नंबर देंगे, और नीचे वाला जो है उसको दूसरा नंबर देंगे। उसके बाद जो लेफ्ट और राइट में है ना उसका नंबरिंग किया जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हम लोग के जो राइट साइड में जो नाइट्रो ग्रुप है वो डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ा है, जबकि इस साइड नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है और इस साइड में कार्बन के साथ जुड़ा है। तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर ज्यादा होगी इसलिए नाइट्रो ग्रुप को थर्ड नंबर दिया जाएगा। तो हम लोग इसको रोटेट कैसे करेंगे, तो पहले से दूसरे में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे। तो ये जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे असाइन करते हैं। लेकिन अगर ये वाला उल्टा रहता, जैसे ये जो हम लोग इस डार्क लाइन से जो रिप्रेजेंट किया गया है उसमें एसिड को ऊपर रख देते, नाइट्रो वाले ग्रुप को नीचे कर देते, तो उससे ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आर से एस से वो आर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कारण ये बाइफेनिल जो कंपाउंड है ये भी आर एस नॉमेनक्लेचर शो कर सकते हैं। उसका रीजन है कि इसकी ज्योमेट्री। अब इसको थोड़ा सा एक मॉडल से फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटा छोटा सा इसको समझने के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये कोई कंपाउंड है। तो यहाँ पे अब एक रिंग बना हुआ है बेंजीन रिंग, फेनिल वाली रिंग, और ये मान के चलिए कि यहाँ पर भी एक रिंग बना हुआ है। इधर वाले पूरा इस साइड में मैं बस फेनिल रिंग के साथ जो कार्बन होंगे ना उस कार्बन को रिप्रेजेंट ये व्हाइट वाला फर्स्ट वाला फेनिल रिंग, फेनिल के कार्बन को व्हाइट वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाले को ये ब्लैक वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी पूरा इधर रिंग बना होगा और इस साइड भी ऐसे बेंजीन रिंग बना होगा। तो होता क्या है कि ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है, मतलब इसको अगर हम लोग बाइफेनिल वाले कार्बन को मान रहे हैं और दोनों बाइफेनिल को कनेक्ट करने वाला या दोनों बाइफेनिल के साथ बॉन्ड बनाने वाला ये दोनों कार्बन है,
तो ये वाला और ये नीचे वाला ये कार्बन ऑर्थो कार्बन होगा, और ये वाला रेड वाला और ये वाला रेड ये भी ऑर्थो पोजीशन होगा, मतलब ये ऑर्थो कार्बन में। होता क्या है कि ऑर्थो वाले कार्बन पे अगर कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एसिड ग्रुप, ये जो इसको मैं एक बल्की ग्रुप मान लूं, ठीक है, और इस वाले को भी बल्की ग्रुप मान लिया जाए, तो दोनों साइड में अगर कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो बल्की ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये जो बल्की ग्रुप है ये वाला, मतलब ये फर्स्ट वाले फेनिल रिंग का ये ग्रुप बल्की ग्रुप और सेकेंड वाले फेनिल का ये ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट ये बल्की ग्रुप एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। एक दूसरे के बहुत पास होने की वजह से इसके बीच में रिपल्सन होगा, और ये क्योंकि अभी इसमें अगर हम लोग देखें तो ये भी दिख रहा है कि ये और ये एक दूसरे के बहुत पास में आ गए हैं, और इतने पास होने की वजह से इसमें रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ये स्टेबल नहीं होता। तो बाइफेनिल क्या करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए रोटेट कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पाया जाता है। तो फ्री रोटेशन की वजह से यहाँ पे बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी वजह से अनस्टेबल है, और कार्बन कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है। तो ये क्या करेगा, ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये यहाँ से रोटेट कर जाएगा ऐसे, ठीक है। अब जो ये कंपाउंड है फेनिल रिंग वाला, ठीक है, ये वाला ऑर्थो वाला यहाँ पे है, और दूसरे वाले रिंग जो है वो अब सीधा ना रह करके इस टाइप से, मतलब एक जो रिंग होगा फेनिल रिंग वो वर्टिकल टाइप प्रेजेंट होगा, तो दूसरा हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट होगा। अब ये ऑर्थो वाला ग्रुप और ये वाला ऑर्थो ग्रुप एक दूसरे से डिस्टेंस पे आ गए हैं। जैसे अगर दोनों का एक्सिस एक ही टाइप से रहता, दोनों वर्टिकल में रहते या दोनों हॉरिजॉन्टल में रहते, तो ये दोनों ग्रुप जो है वो एक दूसरे के बहुत पास में रहते, और ऐसे में यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा। जैसे अगर इस टाइप से हम लोग देखें इसको, तो देखिए ये वाला और ये वाला जो ब्लैक और ये जो येलो है ये एक दूसरे के काफी पास आ गए हैं, ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर इस रिपल्सन को दूर करना है तो ये क्या करेगा, ये वाला जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये यहाँ से रोटेट कर जाएगा, और रोटेट करने के बाद ये एक दूसरे के काफी दूर आ गए। अब ये हम लोग चाहें कि देखें कि ये वाला और ये वाला एक दूसरे से काफी दूर में है, तो दूर होने की वजह से ये कंपाउंड में रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब हम लोग इस टाइप से इसको रोटेट कर दिए ना, तो अब इसको हम लोग चार ग्रुप को जो देखेंगे वो कुछ ऐसे दिखाई देगा कि फर्स्ट वाले रिंग का ऑर्थो वाला एक इधर, दूसरे वाले का इधर, और जो सेकेंड वाला रिंग होगा उसका जो होगा वो लेफ्ट राइट में कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं ऐसे इसको रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसे, तो इस प्रकार से चार अलग अलग ग्रुप हम लोग को दिखाई देंगे। दो ऐसे सीधे लाइन पे, मतलब ऊपर नीचे वाला में, और दो जो ऑर्थोवा में जो प्रेजेंट होगा ग्रुप वो इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएगा लेफ्ट राइट में। तो ये उसी टाइप के कंपाउंड बन गया जैसे एलियंस का था। तो एलियंस टाइप से फिर हम लोग इसको भी डिसाइड कर लेते हैं कि किसमें आर होगा किसमें एस होगा। इसमें भी सेम वैसे ही देखेंगे कि पहले देखते हैं कि किस एंगल से, क्योंकि बाइफेनिल में को डिसाइड करना रहता है कि कौन सा ग्रुप जो है वो हम लोग के किस एक्सिस से देखा जा रहा है। तो जो एक्सिस जिस साइड में देखते हैं ना, तो उसमें बताया जाता है कि ये टुवर्ड्स द वीवर है या इसको अवे फ्रॉम द वीवर देखना है, तो पहले से वो डिसाइड रहता है। हम लोग को उस कंपाउंड में ना डिनोट किया रहता है कि हम लोग इस एंगल से देखा जा रहा है। तो उसके बाद जैसे हम लोग इसको डिसाइड कर लिए, तो जो ऊपर और नीचे वाला ये जो ग्रुप है ना, इसको पहला और दूसरा नंबर इसमें भी सेम वैसे देंगे, लेफ्ट राइट वाले को भी तीसरा और चौथा नंबर देंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, अगर ये जो रोटेशन ये क्लॉकवाइज आया तो आर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसको एस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। इस प्रकार से एलिन्स और बाइफेनिल जो कंपाउंड है वो भी आर एस नॉमेनक्लेचर शो करते हैं। इसमें इतना ही था। इससे हम लोग किसी भी एनिल या बाइफेनिल कंपाउंड की आर एस कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे और एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे इस फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में देखिए, अगर दोनों के दोनों एक ही प्लेन में रहेंगे ना, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप नाइट्रो के बहुत पास आ गया है, एसिड एसिड के बहुत पास आ गया है,
तो इसके वजह से ना यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, और रिपल्सन को दूर करने के लिए ये जो एक जो बेंजीन रिंग है वो अपने शेप को चेंज कर देता है, अपने एक्सिस को ही चेंज कर देगा। तो एक्सिस में चेंज करने की वजह से अब इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, आर्थो वाले जो रिपल्सन हो रहा था उस आर्थो पोजिशन में जो ग्रुप है उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, उससे रिपल्सन कम हो जाएगा। रिपल्सन कम होने के बाद हम लोग इसकी RS कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से निकाला जा सकता है। जो कंपाउंड होता है उसमें पहले से ये बता दिया जाता है कि कौन सा अवे फ्रॉम द वीवर है, कौन सा टुवर्ड्स द वीवर है। जैसे यहाँ पे कि जो डार्क लाइन है, डार्क लाइन से हम लोग को ये बताया गया है कि हम लोग किसी एक्सिस से देख रहे हैं, इसीलिए ये जो बी वाला एसिड जो दिखाई दे रहा है वो हम लोग के सामने साइड दिखाई देगा, और ये जो नाइट्रो वाला ए वाला जो नाइट्रो ग्रुप दिखाई दे रहा है हम लोग के पीछे साइड दिखाई देगा। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको असाइन कर लेते हैं कि जो हम लोग को सामने दिखाई दे रहा है उसको नीचे, और जो पीछे साइड दिखाई दे रहा है उसको ऊपर साइड में रखते हैं। बाकी जो लेफ्ट राइट वाला उसको चेंज नहीं करेंगे। फिर प्योरिटी डिसाइड करते हैं, तो अगर ये 1 2 3 4, तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो ये R कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो S कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पर भी सेम एक दूसरा एग्जांपल लेकर के हम लोग इसको करके देखे हैं। तो यहाँ पर भी ये फिक्स है कि यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है इसको अवे फ्रॉम द वीवर दिखाया, जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हाइड्रोजन को अवे फ्रॉम द वीवर है, नाइट्रो वाला ग्रुप है, हाइड्रोजन जो है टुवर्ड्स द वीवर है, नाइट्रो NO2 वाला ग्रुप है अवे फ्रॉम द वीवर है। इसीलिए इस हाइड्रोजन जो जिसमें A लिखा है उस हाइड्रोजन को हम लोग को रखना पड़ेगा नीचे, और जो नाइट्रो वाला ग्रुप है क्योंकि वो पीछे साइड में है इसीलिए उसको रखते हैं ऊपर साइड में। उसके बाद इस साइड में देखिए, इस साइड में ब्रोमीन ब्रोमीन ये बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये हाइड्रोजन यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप की एटॉमिक नंबर ज्यादा होती है इसीलिए उसको 3rd नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो NO2 ग्रुप है उसको 3rd नंबर देंगे। फिर ये फर्स्ट से नाइट्रो वाले से फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ये जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज आया, इसीलिए इसको हम लोग S बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो बाइफेनल कंपाउंड है उसकी भी RS कॉन्फ़िगरेशन निकाला जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू हीरा सिंह सर, आपका जो व्याख्यान था RS नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिन्स एंड बाइफेनिल्स पर, छात्रों को इससे बहुत लाभ होगा। भविष्य में भी हम आपके और सेवाएं लेंगे, इस मदद लेंगे अपने छात्रों के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।